हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सीटेट परीक्षा जो आप लोगों का 7 और 8 फरवरी को होने जा रहा है, और उसी का जो है हमने वायरल प्रश्न पत्र यहाँ पे जो है कराने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके 1 से 2 दिन जो समय, यानी कि कल जो आपका पेपर है, तो इस क्लास को बिल्कुल ही देख लो, 7 फरवरी वाले, 8 फरवरी वाले। क्योंकि ये जो प्रश्न मैंने लिया हुआ है, 100% आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं। क्योंकि मैंने जो देखा आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जो है आप लोगों का जो सिलेबस नया पे जो सिलेबस निकाला गया है, तो उसमें उन सिलेबस को देखते हुए, उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। और यकीन मानिए कि ये वायरल प्रश्न पत्र है, और ये अगर आप कर लेते हो और करके एग्ज़ाम हॉल में चले जाते हो, जो भी प्रश्न यहाँ पे दे रहा हूँ, तो 100% है कि प्रश्न आप आसानी से करके आओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा का पूरा जो आपका पेपर जिस तरीके से बनता है, मैंने वैसे कोशिश किया हुआ है। और इस क्लास को करने के बाद से आपको लगेगा कि हाँ, ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम हॉल में तो आना लमसम तय है। तो चलिएगा, फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हैं, तो पूरे के पूरे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए समय चाहिए। इसके लिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। क्योंकि इस तरीके की क्लास हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। ये फ्री क्लासेज है, आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, तो डेली ही क्लास को कीजिए। पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न है कि विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है, क्वेश्चन नंबर पहला। और पहले नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बिल्कुल आना चाहिए। तो बिल्कुल आप कोशिश कीजिए हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, गलत हो या सही हो इससे मतलब नहीं है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं केंद्र से शरीर की बाहरी अंगों की ओर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दूसरा। लेव आयोत्स आयोग्योत्सई के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण जैसे भाषा का क्या जो है महत्व है? क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ चुके हैं, और दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की, ये जो है संज्ञानात्मक विकास के सुसाध्य और निर्देशित करते हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि एक बच्चा तर्क देता है कि हिंज को दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह जो है पकड़ा गया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। कुहल कुहल वर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जो चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, तो बिल्कुल ही उसको दंड दिया जाएगा, पर उसके नियम कानून हैं। तो वो अगर व्यक्ति जो है सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास है, तो ही उसको इसी अवस्था में होगा तो सजा दिया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे यहाँ पे अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न यहाँ देखिए, 5वां नंबर प्रश्न कि तक के बच्चों के लिए, मतलब कितने तक के बच्चों के लिए कौन सा जो है शिक्षण दृष्टिकोण जो है अपनाया जाना चाहिए? तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि ये आप लोगों को
जो है 1 मिनट यहाँ से देखिएगा, ये क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? तो आप लोगों को याद रखना कि ये जो है अपनाना है खोज आधारित और गतिविधियां आधारित जो है अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अब गणित शास्त्र से आपके प्रश्न हैं। क्या प्रश्न है आपका कि ओवेन हिले के सिद्धांत के अनुसार जब तक जो है बच्चा यह पहचानता है कि एक वर्ग एक आयत भी है तो यह जो है ज्यामितीय सोच के किस स्तर पे है? देखिए ओवेन हिले है जिसके सिद्धांत के अनुसार जब एक बच्चा यह पहचानता है कि वर्ग एक आयत भी है। देखिए वर्ग और आयत एक ही जैसे होते हैं, पर इसमें ये जो है चारों भुजा बराबर होता है और इसमें लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई केवल बराबर होती है। तो यह जो है ज्यामितीय सोच किस स्तर का है, ये प्रश्न में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो स्तर होगा ये हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है कि जो है स्तर 2 अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन। अगला प्रश्न आपके सामने है, गणित में नैदानिक परीक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित में नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के 6 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि जो है बच्चों की समझ में रह गई जो है वैचारिक रीतियाँ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक जो है स्तर पर ईवीएस को एक जो है एकीकृत विषय के रूप में क्यों जो है पढ़ाया जाता है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत जो है विषय के रूप में क्यों पढ़ाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है क्योंकि बच्चा अपने जो है पर्यावरण को समग्र रूप से देखता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिए 8वां नंबर प्रश्न कि जो है नीचे दिए गए हाथी के बारे में कथनों पर विचार करें। देखिए हाथी के बारे में कथन दिया गया है, कह रहा है पहला कथन कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो से अधिक जो है पत्ते खा सकती है। अच्छा जी। दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि जो है हाथी बहुत अधिक आराम करते हैं, दिन में 8 से 10 घंटे। अच्छा। तीसरा, झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथियां ही पूरे झुंड की नेता होती हैं। अब इसमें से कौन सी बात इसमें आपको सही है ये आप लोगों से बताना है। तो देखिए कौन सी इसमें बात यहाँ पे सही है कि गलत है पूछा गया है। कथन पर विचार करें, दिए गए कथन पर विचार करना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे बात अगर किया जाए तो हाथी अगर आप देखोगे तो 8 से 10 घंटा सोती है, बिल्कुल ये वाला विचार गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो सही वाला उत्तर होगा पहला और जो है तीसरा, मैंने झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथी ही मालिक होती है, ये तो बात बिल्कुल सही है। और यह एक वयस्क जो कि 100 किलो से अधिक भी खा सकती है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। अगला देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि स्टीफन क्रैसन के अनुसार भाषा अर्जन और जो है अधिगम में क्या अंतर है? स्टीफन क्रैसन के अनुसार भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि अर्जन एक जो है स्वाभाविक या अवचेतन प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक औपचारिक या सचेत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि औपचारात्मक शिक्षण का जो है प्रयोग कब किया जाना चाहिए? औपचारात्मक शिक्षण
का जो है प्रयोग कब किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है छात्रों की कठिनाइयों और त्रुटियों की पहचान करने के बाद, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से आप लोगों के सामने है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की जो है अनुकूलन प्रक्रिया में क्या शामिल है? बताइएगा यहाँ पे। तो जिन्होंने भी बताया है कि यहाँ पे जो है क्या शामिल है, आत्मसात्करण और समावेशन दोनों शामिल है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लेव वायगोत्स्की के अनुसार भाषा, तो लेव वायगोत्स्की के अनुसार आप लोगों को यहाँ पे भाषा के बारे में बताना है। तो इसने क्या बताया है कि जो है संज्ञात्मक विकास को निर्देशित और सुगम बनाती है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का आधार क्या है? प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का जो है आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। तो बात किया जाए कि इसमें सीखने का आधार क्या है, तो आप लोग को याद रखना है कि इसमें सीखने का जो अधिकार है करके सीखना और सामाजिक अंतःक्रिया, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्वितीयक समाजीकरण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्वितीयक समाकरण का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के राइट उत्तर बताने हैं। तो जिन्होंने भी बताया है क्वेश्चन नंबर 13वें के राइट उत्तर विद्यालय और मीडिया, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कोहल वर्ग के किस स्तर पर नैतिकता सामाजिक अनुबंध पर आधारित होती है? कोहल वर्ग के स्तर पर नैतिकता सामाजिक अनुबंध पर आधारित होता है। तो ये किस पे आधारित होता है? क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ये उत्तर पारंपरिक पर जो है आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल का जिनका भी पेपर है तो आज ही शाम में हम एक वायरल प्रश्न पत्र कराएंगे, जिसमें आपको लमसम जो है 200 प्रश्न करा दूंगा और 100% वो 200 प्रश्न अगर आप करके चले जाते हो तो फिर जो है आप एक सीट तो 100% पक्का कर लोगे। ठीक है, तो उस क्लास को तो मिस मत करना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ जो है आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न में जिन्होंने बताया है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सभी बच्चों को बिना जो है भेदभाव के नियमित स्कूल में जो है शिक्षित करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। क्या इसका मतलब होता है कि सभी बच्चों को बिना भेदभाव के नियमित स्कूल में जो है शिक्षित करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो बात की जाए कि डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है लिखने में कठिनाई से। लिखने में कठिनाई से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार संगीतमय बुद्धि का अर्थ क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार संगीतमय बुद्धि का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे ताल लय और ताल लय और स्वर के प्रति जो है संवेदनशीलता। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है
लेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? लेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है कि गैर पारंपरिक भूमिकाओं में दोनों को शामिल करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। अधिगम का सबसे जो है प्रभावी तरीका कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि सक्रिय संवेषण, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि पोर्टफोलियो मूल्यांकन का क्या लाभ है? पोर्टफोलियो मूल्यांकन का क्या लाभ है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20वें पे आ चुके हैं और यदि आपने 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया है कि यह छात्र की प्रगति का जो है समय के साथ क्रमिक रिकॉर्ड रखता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अभिप्रेरण का जो है प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया? एक बार आपका एग्ज़ाम कब है, कल है या परसों है? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता दीजिए किनका किनका 7 को है और किनका किनका 8 फरवरी को है। ठीक है, एक बार बिल्कुल सभी लोग बताइएगा। अभिप्रेरणा का जो है प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 और 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है बोल्स और कोफमैन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है बोल्स और कोफमैन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ब्लूम के वर्गीकरण में सबसे जो है निचला स्तर क्या है? ब्लूम के वर्गीकरण में सबसे निचला स्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने यहाँ पे बताया है याद करना, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, याद करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बुद्धि का जो है द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने भी बताया है एस्पियरमैन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है एस्पियरमैन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है कुर्ट लेविन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों की सोच में एनिमरिज निर्जीव को सजीव समझना किस अवस्था में होता है? बच्चों की सोच में एनिमरिज निर्जीव को सजीव किस अवस्था में सोचा जाता है? तो जिन्होंने बताया है कि 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे पूर्व सक्रियात्मक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अधिगम के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के लिए थार्नडाइक ने किस पर जो है प्रक्रिया किया? 26वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है बिल्ली पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूझ का जो है सिद्धांत किसने दिया? सूझ का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 27। बात किया जाए कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया, 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो आपको याद रखना है कोल्हर आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है शिक्षण की जो है आगमन विधि चलाती है। शिक्षण की जो है आगमन विधि
कौन चलाती है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है उदाहरण से नियम की ओर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक बच्चा कहता है मैं यह काम इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे चॉकलेट मिलेगी। यह प्रेरणा का जो है कौन सा प्रकार है? एक बच्चा कहता है कि मैं यह काम इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे चॉकलेट मिलेगी। तो यह प्रेरणा कौन सा प्रकार का है? तो जिन्होंने बताया है कि यह जो है ब्राह्म प्रकार है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे की मुख्य जो है चुनौती क्या है? ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे की मुख्य चुनौती क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30। 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सामाजिक संचार और मेल जोल में कठिनाइयाँ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि जो है यहाँ पे अब जो है गणित से रिलेटेड प्रश्न भी आएंगे। मैन हीले के अनुसार किस स्तर पर बच्चा आकृतियों के जो है गुणों को पहचानता है? बताइएगा। वैन हीले के अनुसार किस स्तर पर बच्चा आकृतियों के गुणों को पहचानता है? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है कि स्तर एक जो है विश्लेषण के आधार पे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गणित में हाथों से की जाने वाली जो है गतिविधियाँ क्यों जो है महत्वपूर्ण है? गणित में हाथों से की जाने वाली गतिविधियाँ क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप से समझने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या है? तो गणित के प्रश्न। फटाफट से अब आप लोगों को बेहतर तरीके से इन प्रश्नों के राइट उत्तर के साथ जाना है, क्योंकि देखिए गणित में आपको बेहतर करना है तो बेहतर आपको यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा। बहुत ईजी प्रश्न आता है, थोड़े से अगर आप बेहतर तरीके से पढ़े होंगे तो कर लीजिएगा पूरा का पूरा गणित। 450 का जो है 20% कितना होगा? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। आपको 450 का मतलब होता है गुणा, 20% निकालना है यानी 20/100। ये 1 0 से 1 0 कर दीजिए, ये 1 0 से 1 0, 45 में 2 से गुणा कर दीजिए। कहिएगा कि 90 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुने हैं उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? तो अब देखिए सबसे पहले आपको जो है संख्याओं के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर कोई कहेगा प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या बोला जाता है गिनती की संख्या को। ये हो गया प्राकृत संख्या। सम संख्या किसको बोला जाता है? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक है। और विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसको विषम संख्या कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया इतना। हमसे पूछा गया है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या का नियम कहता है कि जिसमें किसी भी संख्या से भाग न लगे, खुद से भाग लगता है उसको बोला जाता है प्राकृत अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले छोटा क्या होगा? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं होगा क्योंकि 9 में 3 से भाग लग जाता है। तो सबसे हमसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है, ये हमेशा ही आप लोगों को परेशान करता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जो है 3/5 और 2/5 में बड़ी संख्या कौन है? देखिए बड़ी और छोटी में बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, तो हम कहेंगे कि आपको यहाँ पे जो है थोड़े से जो है अच्छे तरीके से समझने की बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इसका उत्तर भी लिख दिया है, जैसे यहाँ पे तो खुदे लिख दिया है, ये देखिए और ये देखिए। अगर ये नहीं लिखा होता तो आपको क्या करना पड़ता कि ये 3 लिख लेते, इस पे एक 0 लगा देते, बट्टा के ऊपर 0 लगा देते। जैसे 2/3 लिखा है तो इस पे एक 0 लगा दो। यहाँ पे जैसे भाग देंगे यहाँ पे तो 5 6 के 30 हो जाएगा। यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 18 पॉइंट लगेगा, 36 18 ये आता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये तो पूरा का पूरा 6 लिखा है, ये 6.66 लिख रहे हैं, मतलब 6 से अधिक है। तो अधिक कौन हुआ? ऑप्शन नंबर बी। हमसे पूछा है बड़ा कौन है, तो बड़ा आप देख लो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर था।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक वर्ग की भुजा 6 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग की भुजा 6 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, अगर आपको बेहतर तरीके से याद होगा तो कहिएगा कि हाँ भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होता है 36। तो 36 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गणित की जो है पदानुक्रमित जो है प्रकृति का अर्थ क्या है। गणित की जो है पदानुक्रमित प्रकृति का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं जो है नई अवधारणाएं पिछली अवधारणाओं पर आधारित होती हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 12, 18, 24 का जो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। किसका किसका, तो आप सीधा सीधी समझो यहाँ पे कि 12, 18, 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा। लघुत्तम महत्तम पूछा है, लघुत्तम नहीं महत्तम, HCF पूछा है। तो HCM वह संख्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें ये तीनों संख्याएं विभाज्य हो। तो देखिए 3 से तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएगी, 4 से होगी नहीं होगी, 6 से हो जाएगी 6 से हो जाएगी, 12 से हो जाएगी 12 से नहीं होगा। तो देखिए एक 3 से विभाज्य हो रहा है, एक 6 से, तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा 6, यानी HCF हो जाएगा 6। हम बड़ी संख्याओं को जो है HCF में लेते हैं, ठीक है। अगला देखिए कि 2x + 5 बराबर जो है 15, तो x का मान क्या होने वाला है। बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक से बना सकते हैं आप। 2x + 5 बराबर लिखा है 15, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 15 - 5, यानी कि हो जाएगा 10। तो ये 2 से कट जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा 5, यानी कि जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर पे जाना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 40। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय मान लिखने के लिए किसका जो है उपयोग सबसे अच्छा है। स्थानीय मान हम लोग लिखते हैं तो उसमें किसको लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, तो डिन बॉक्स के आधार पे लिखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए 0.5 + 0.05 + 0.005 का जो है योग ज्ञात कीजिए। अब तो जोड़ आता होगा, दशमलव का जोड़ है, पर इसमें भी आप फंस सकते हो। देखो 0.5, फिर यहाँ पे 0.05, फिर 0.005 कर लो। अब यहाँ से दशमलव के बाद 2 अंक लगा दो और जोड़ दो। यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 0.55 जो है आपका राइट उत्तर है। अब देखिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से बताने की कोशिश करना है कि एक समकोण कितने डिग्री का होता है। एक समकोण कितने डिग्री का होता है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। एक समकोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है। देखिए समकोण कितने का होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 8, 12 और 16 का लघुत्तम निकालना है, लसौ HCF निकालने को बोला है यहाँ पे देखिएगा। तो HCF का मतलब क्या होता है कि वह संख्या जिसमें ये तीनों संख्याओं से पूरा वह छोटी से छोटी संख्या होता है जिसमें पूरी तरीके से इन तीनों संख्याओं से भाग लग जाए, ठीक है, वह संख्या। तो देखिए अगर आप देखोगे तो 12 से 24 में लग जाएगा, 8 से लग जाएगा, पर 16 से 24 में भाग नहीं लगेगा, तो ये गलत। 8 के पहाड़े में 36 आता है, नहीं आता है, ये भी गलत। 8 के पहाड़े में इसमें आएगा, 12 से भी आएगा, 16 से भी आएगा, यानी कि ये वाला हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इसके बाद से 72 में भाग लगेगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 5 के पावर 3 का मान क्या है। 5 के पावर 3 का मान क्या है, यानी 5 के पावर 3 यानी 5 का क्यूब करना है। इसका मतलब हुआ 5 गुणे 5 आपको कर लेना है। तो 5 × 5 = 25, 125 जो है आपका बिल्कुल
राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक वृत्त का व्यास 20 सेमी है, इसकी त्रिज्या जो है क्या होगी। एक वृत्त का व्यास 20 सेमी है तो इसकी जो है त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, आपको मालूम होगा कि जो त्रिज्या होता है ये जो है क्या होता है, डायमीटर जो होता है ये जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यानी कि आप करोगे क्या कि जो है यहाँ पे दिया है व्यास 20, हमें त्रिज्या निकालना है तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 10 सेमी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1/2/1/4 का मान क्या होगा। 1/2 और 1/4 को जो है यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आप कहिएगा 1/2 भागा की जगह पे गुणा करोगे तो 1/4 पलट जाएगा। अब ये कट जाएगा 2 मर्त में, यानी कि जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 144 का मान क्या होगा। 144 का मान जो है पूछ रहा है, मतलब 144 का अंडर रूट में लिखा हुआ है तो वर्गमूल निकाल देना है आपको। 144 का वर्गमूल आपको निकालने आता होगा या आप खुद ही याद किए होंगे कि 12 का वर्गमूल 144 का वर्गमूल 12 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई 10 और चौड़ाई 5 है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है। सबसे पहले आयत का परिमाप निकालना है तो आयत के परिमाप बराबर होता है 2 इंटू क्या होता है, L प्लस B, यही फार्मूला होता है, कहिएगा बिल्कुल यही होता है। तो 2 इंटू L का वैल्यू 10 और B का वैल्यू 5, तो 10 5 कितना हो गया 15। 15 में 2 से गुणा कर दो, 15 दूना का 30 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे ये आप लोगों से पूछा गया है। तो 1000 ग्राम होता है तो कितना किलोग्राम होता है आपने पढ़ा होगा, या आप कहीं दुकान पे जाते हो बोलते हो कि 1 केजी हमें आटा दीजिए या दाल दीजिए या चीनी दीजिए, तो वह जो है जो डिजिटल बोर्ड होता है उस पर आपको कितना जोखता है 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम कहो या 1 केजी कहो, ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगाना था। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।